हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सिलेक्शन क्लासेस। तो आज आपका फिर से स्वागत है करंट अफेयर्स के इस क्लास में। तो आज हम जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च 2023 क्वार्टर। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा है शहरी इलाकों में ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च 2023 क्वार्टर। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि बेरोजगारी का दर कितना रहा है शहरी इलाकों में जनवरी से लेके मार्च तक, और क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ। तो ये रहा है 6.8%। Now, question number two, which denominations accounted for the highest share of banknotes in circulation in terms of value as of March 31, 2023? तो कौन से नोट हैं बैंक के जो सर्कुलेशन में, मतलब कि जिसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस नोट्स को हम लोग लेन देन में काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सा नोट है अकॉर्डिंग टू March 31, 2023? तो ये है 500 का नोट, जो कि हम लोग March 31, 2023 में बहुत ज्यादा देखे थे, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में यूज हुआ था। Now question number three, what was the general government deficit as a percentage of GDP in 2022 to 2023 according to the RBI annual report? तो जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट क्या रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी के अकॉर्डिंग, जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार। तो वो रहा है 9.4%। तो ये गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग में जो है बहुत ज्यादा, जैसे कि वो जहां से इनकम ले रही है, जैसे टैक्स, फीस, इन्वेस्टमेंट, यहाँ से गवर्नमेंट को इनकम आती है। तो जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है इनकम से ज्यादा, तो वो होता है हमारा डेफिसिट। ओके, नाउ आरबीआई एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? आरबीआई एक ओवरव्यू देता है अपने ऑपरेशंस, जो भी वो काम करता है उसका पूरा ओवरव्यू देता है एंड ऑफ एवरी ईयर। तो ईयर का एंड कब होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग? तो वो होता है 31 मार्च 2023, और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024, सॉरी 2023, मतलब कि साल कोई भी, मतलब 31 मार्च को एंडिंग एंड 1 अप्रैल को ओपनिंग होता है। Now, question number four. Praveen Kumar Srivastava, a retired 1988 batch IS officer of the Assam Meghalaya cadre, who has been officially sworn in as the Central Vigilance Commissioner, who administered the oath of office to Praveen Kumar Srivastava as Central Vigilance Commissioner. तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि एक 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड है, असम मेघालय कैडर के, उन्होंने अभी ऑफिशियली शपथ ली है एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में। तो इनका जो शपथ है ऑफ ऑफिस, किसने एडमिनिस्टर किया है? तो वो की है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इस आयोग की गठन की सिफारिश संस्थानम समिति द्वारा की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये क्या है? ये हमारा, मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो कभी कभी भ्रष्टाचार करते हैं, मतलब ऊपर से पैसे कमाते हैं, तो उसे रोकने के लिए ये कमीशन बैठाई गई है, सेंट्रल विजिलेंस। तो इसके अभी नए कमिश्नर हैं, जो कि हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। What is the question number fifth? What is the theme of the 14th Clean Energy Ministerial and 8th Mission Innovation Meeting? तो क्या थीम रहा है 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का और 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग का? तो वो है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। तो ये दोनों टर्म्स जो आ रहे हैं, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड मिशन इनोवेशन, ये दोनों का मतलब क्या है? तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जो है वो एक पार्टनरशिप है दुनिया के साथ, जो कि हमें इकोनॉमिक्स को भी मतलब बढ़ाने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी का भी ट्रांजिशन हो पाएगा, मतलब कि क्लीन एनर्जी भी लोगों को मिलेगा और इकोनॉमिक्स में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये क्लीन एनर्जी के लिए बेसिकली है।
नाउ मिशन इनोवेशन क्या है? इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट पब्लिक एंड प्राइवेट एनर्जी इनोवेशन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड मेक क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल टू कंज्यूमर्स एंड क्रिएट ग्रीन जॉब्स एंड कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो काफी क्लीन रहे और क्लाइमेट चेंज जो होती है बार बार तो वो ना हो, इसको ये लोग मिशन इनोवेशन ध्यान देते हैं। और जो कि कंज्यूमर्स के लिए क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल हो, ये उसे बनाने में सहायता करते हैं। और ग्रीन जॉब्स का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट में हेल्प करे वो जॉब, ये अपॉर्चुनिटीज मतलब कि पब्लिकली निकालते हैं ताकि वहां सबको जॉब मिले और इकोनॉमिक्स और सराउंडिंग्स भी अपना ग्रीन रहे और सेफ रहे और क्लीन रहे। Question number 6. Which state emerged as the top performer among the larger states in the Unity Ayog's annual health index for the COVID year of 2020 and 2021? तो कौन सा स्टेट सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सारे स्टेट्स में जो कि नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स में है? तो नीति एनुअल हेल्थ आयोग हेल्थ इंडेक्स क्या है? तो ये जो है हेल्थ देखती है, मतलब कि किसने मतलब अच्छा परफॉर्म किया, मतलब कौन किसमें बहुत कम लोग बीमार हुए हैं। मतलब नीति आयोग के लिस्ट में सारे स्टेट्स के नाम है और जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो है केरला। उसके बाद ईयर कौन से? कोविड ईयर 2021। तो नीति आयोग बहुत सारे जो है इंडेक्स निकालती है जिसमें से ये कुछ पॉपुलर है: स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एंड एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ये इन सारी चीजों पे, जैसे स्कूल के एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, स्टेट की क्या हेल्थ है, वाटर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब चीजों को का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए जो है इंडेक्स बनाई जाती है कि कौन अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहा है, कौन डेवलप हो रहा है, कौन नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सब देखने के लिए नीति आयोग ये सारे इंडेक्स निकालती है। तो अभी हेल्थ इंडेक्स के अकॉर्डिंग केरला सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है 2022 में। Now, where is the India EU connectivity conference scheduled to be inaugurated? तो इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ पे होने वाला है, शेड्यूल किया गया है इनॉग्रेट करने के लिए, मतलब कि the conference aims to enhance dialogue, identify priority connectivity needs in the region। तो मतलब उद्घाटन जो होगा इंडिया यू कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो कि शेड्यूल होने वाली है, उसका उद्घाटन कहाँ पे होगा? वो मेघालय में होगा। सॉरी। हाँ, तो कॉन्फ्रेंस जो ये हो रही है इंडिया ईयू कनेक्टिविटी का, इसमें डायलॉग एंड प्रायोरिटी कनेक्टिविटी नीड्स इन द रीजन, मतलब किस इलाके में कहाँ पे जो चीज जरूरी है कनेक्ट करने के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है डिस्कस होगी इस कॉन्फ्रेंस में। क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन वाज द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी established by ब्रिक्स कंट्रीज? तो एनडीपी कब इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिक कंट्री के द्वारा? तो वो 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब बनाया गया था। तो ये ब्रिक कंट्रीज कौन कौन सी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले एस नहीं था, मतलब सिर्फ ब्रिक था, बट अब साउथ अफ्रीका न्यू ऐड हुआ है बाद में। और एनडीबी का हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। Now, question number 9. Who did Razor Pay partner with to launch Turbo UPI? तो कौन रेजर पे पार्टनर की बना है जो कि लॉन्च करेगा टर्बो यूपीआई? मतलब रेजर पे के साथ कौन पार्टनरशिप किया है कि साथ में टर्बो यूपीआई एक नया जो है लॉन्च करेंगे मिलके? तो वो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई एंड एक्सिस बैंक। ये दोनों मिलके टर्बो, तीनों मिलके टर्बो यूपीआई लॉन्च करेंगे। तो रेजर पे क्या है? ये एक पेमेंट सॉल्यूशन है इंडिया में जो कि बिजनेसेस को एक्सेप्ट और प्रोसेस एंड डिस्बर्स पेमेंट, मतलब मेनली ये बिजनेसेस को काफी हेल्पफुल होता है रेजोर पे, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी अमाउंट जो है ट्रांसफर होती है और बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होती है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए रेजोर पे ऐप बनाया गया है। इसके फाउंडर्स है हाशिल माथुर, शशांक कुमार, और सीईओ है हाशिल माथुर
2014 से, और ये 2013 में रिजर्व पे फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम? तो इंटरेस्ट कितना मिलता है सब्सिडी में, जो कि पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर है? तो ये है 7% पर एनम। अब ये पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि घर और शहरी इलाकों के चीजों को देखते हैं, वो मतलब इसे फंड देते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्ट है फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन। मतलब आपको अगर लोन लेना है तो पीएम स्वनिधि स्कीम के द्वारा आप लोन ले सकते हैं। और इसका भी एक क्राइटेरिया, मतलब कि आप कैसे लोन ले सकते हैं, मतलब अपने मन से जितना चाहे उतना लोन नहीं ले सकते। जैसे फर्स्ट लोन साइकिल होता है, उसमें 10,000 तक आप ले सकते हैं। फिर मैक्सिमम लोन पीरियड होता है 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए ले सकते हैं। सेकेंड लोन साइकिल होता है, मतलब जब आप दूसरी बार लोन लेने जाते हो तो 20,000 तक का ले सकते हो, और मैक्सिमम लोन पीरियड होता है उसका 18 मंथ्स। Now, question number 11. In a setback for North Korea's space ambitions, the country's first attempt at launching a military spy satellite ended in failure. Which body of water did the carrier rocket crash into? तो नॉर्थ कोरिया जब अपनी स्पेस एम्बिशंस को चेक कर रही थी, तो उनका एक जो लॉन्च हुआ था मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट, वो फेल हो गया। जब उन्होंने उसे अटेम्प्ट, मतलब उसको जब वो निरीक्षण करने गए, तो वो मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट फेल हो गया। तो वो किस बॉडी ऑफ वाटर, मतलब कहाँ, किस पानी में, किस समुद्र में जाके वो क्रैश हुआ रॉकेट? तो वो हुआ है अपना येलो सी में। येलो सी कहाँ पे है? ये मार्जिनल सी है जो कि पैसिफिक ओशन के वेस्ट में है, और ये लोकेटेड है मेनलैंड चाइना और कोरियन के पेनिनसुला में। मतलब पेनिनसुला मतलब जो लैंड मास तीन साइड से पानी से घिरी रहती है। जैसे इंडियन पेनिनसुला है अपने पास, तो वैसे एक कोरियन पेनिनसुला है, और चाइना के मेनलैंड, इन दोनों के बीच में जो है ये येलो सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पे लोकेटेड है। Now, question number 12. Which city emerged as the top destination for foreign direct investment, that is FDI, from India in 2022? तो इंडिया से सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ हुए हैं और किस सिटी में हुए हैं? तो वो है दुबई। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एक ओनरशिप स्टेक होता है, मतलब कि फॉरेन कंपनी जो होती है वो मतलब हम अगर जैसे कि इंडिया है वो दुबई में जाके पैसे जमा कर रही है, तो वो दुबई का मतलब ओनरशिप हो जाता है उसमें। और कोई भी इन्वेस्टर या कंपनी, गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री जो है आके वहां पे इन्वेस्ट करती है, मतलब अपना स्टेक खरीदती है फॉरेन कंपनी में। स्टेक मतलब कि एसेट, या फिर कह सकते हैं डिपॉजिट करती है मनी फॉरेन कंपनी में, या कोई प्रोजेक्ट खरीदती है। ओके। Now, question number 13. What is the purpose of the RBI's 100 days and 100 pays campaign? तो आरबीआई का ये 100 डेज एंड 100 पेज कैंपेन का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो ये अनक्लेम डिपॉजिट्स को कम करने के लिए, जैसे कि कुछ डिपॉजिट्स जो लोग करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है या सेविंग करते हैं, तो उसका जो है अभी तक क्लेम नहीं हुआ है, 10-10 साल तक वो किसी ने मतलब उसे देखा नहीं है। उस चीजों को कम करने के लिए आरबीआई ने 100 डेज एंड 100 पेज का कैंपेन चलाया है, जिसमें वो ये जून 1 को लॉन्च हुआ था, और जिसमें वो लोग ट्रेस करेंगे 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स, मतलब खोजेंगे और सेटल करेंगे 100 क्लेम अनक्लेम डिपॉजिट्स हर बैंक में और हर डिस्ट्रिक्ट में 100 डेज में। क्वेश्चन नंबर 14. Which ministry is the nodal department for implementing the गोवर्धन स्कीम? तो कौन सी मिनिस्ट्री नोडल डिपार्टमेंट है इम्प्लीमेंटिंग द गोवर्धन स्कीम? गोवर्धन स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इम्प्लीमेंट करी है। तो गोवर्धन क्या है? गोवर्धन योजना 2023 की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कि विलेज एरिया में स्वच्छता को बनाए रखने हेतु ग्रामीणों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई है। मतलब जो विलेजर्स हैं उनके हेल्प के लिए ये किया जा रहा है गोवर्धन योजना। तो इसमें क्या है कि गोवर्धन योजना की शुरू करने की घोषणा पहली बार तत्कालीन एफ एम एफ
अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2018 में किया है। तो गोवर्धन योजना में मतलब कि गोवर्धन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब विलेजर्स को जो गंदगी होती है और मतलब वहां पे स्वच्छता बनाए रखने के लिए, जैसे कि पशु जो हैं गंदगी कर देते हैं तो उसका फ्यूल में मतलब अ, जो भी मतलब वेस्टेज होती है उसे एनर्जी के रूप में यूज किया जाए और विलेज को साफ सुथरा रखा जाए, इस वजह से ये गोवर्धन योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच बैंक करेंटली होल्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो अनक्लेम डिपॉजिट्स मैंने अभी बताया, जो कि डिपॉजिट्स बहुत समय से रखे, जो आरबीआई अभी चला रही है 100 डेज एंड 100 पेज का, उसमें सबसे ज्यादा अनक्लेम डिपॉजिट्स किसके पास है, तो वो है एसबीआई के पास। अनक्लेम डिपॉजिट्स वो होते हैं जैसे बैलेंसेस इन सेविंग करंट अकाउंट्स, जो सेविंग्स और करंट अकाउंट्स लोग खोलते हैं वो ऑपरेट नहीं किए जाते हैं 10-10 साल तक। टर्म डिपॉजिट्स नॉट क्लेम्ड विद इन 10 years फ्रॉम डेट ऑफ मेच्योरिटी, जो क्लेम नहीं किए जाते हैं उन सबको अनक्लेम डिपॉजिट्स बोला जाता है। Who became the first female cadet in India to complete the advanced mountaineering course in the Himalaya area of Uttarakhand। तो उत्तराखंड के हिमालय एरिया में सबसे पहली फीमेल कैडेट इंडिया की कौन है जिन्होंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया है। मतलब माउंटेनियरिंग मतलब माउंटेन पे चढ़ने के लिए कोर्स होता है, माउंटेन पे कैसे चढ़ना है जो भी, तो वो एडवांस किसने कंप्लीट किया है, तो कंप्लीट किया है शालिनी सिंह ने। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 28 days, तो इसका ड्यूरेशन है 28 days, एंड ट्रेनिंग हु क्वालिफाइड विथ ए ग्रेड इन बेसिक कोर्स आर एलिजिबल फॉर एडवांस कोर्स। जो ये 28 डेज का ड्यूरेशन का कोर्स है, मतलब 28 दिन तक चलता है ये कोर्स, और जो ट्रेनी क्वालिफाई करते हैं पहले ए ग्रेड जो कि बेसिक कोर्स में होता है, वही एलिजिबल होते हैं एडवांस कोर्स के लिए। Now, question number 17. Which country has won the bid to host the 2025 World Conservation Congress (WCC)? तो कौन सी कंट्री ने जो है बिड को जीत लिया है होस्ट करने के लिए 2025 में वर्ल्ड मतलब WCC, तो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो ये WCC क्या है, द कांग्रेस प्रोवाइड्स, WCC में जो कांग्रेस होते हैं वो यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं to showcase its leadership on global environmental issues and to highlight conservation activities। तो लीडरशिप इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए और कंजर्वेशन एक्टिविटीज के लिए, मतलब कि बचाव के लिए और जितने भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स है उसको सेटल करने के लिए ये कांग्रेस ये वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है कंट्री को दिखाई जा मतलब कंट्री के लिए प्रोवाइड की जाती है। Who has been appointed as the head of the Commission of Inquiry to prove the Manipur violence। कौन अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ द कमीशन ऑफ मतलब इंक्वायरी का जो कमीशन बिठाया गया है मणिपुर वायलेंस के लिए, तो उसका कौन हेड है जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो है अजय लैम्बा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को मैते लोगों और कुकी जनजाति लोगों के बीच एक नृजातीय झगड़ा छिड़ गया, मतलब कि जात पात को लेके एक झगड़ा हो गया। हिंसा में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 230 लोग घायल हो गए। क्वेश्चन नंबर 19, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन वात्सल्य। वात्सल्य मिशन को कौन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है देखने के लिए, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मिशन वात्सल्य क्या है, तो ये चाइल्ड एक बच्चे के अधिकार और एडवोकेसी मतलब उसके जो है राइट्स एडवोकेसी उसके अवेयरनेस मतलब चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें हैं उसके एजुकेशन से लेके उसके राइट सब कुछ जो है केयर प्रोटेक्शन सब कुछ देखा जाएगा। इसका मेन गोल है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, द गोल ऑफ लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, चाहे उसके मतलब पेरेंट्स हो या ना हो उसकी अच्छी से देखभाल हो, ये मिशन वात्सल्य का जो है एम है। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लोकेटेड। NIPCCD का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है।
अब NIPCCD क्या है? तो ये टास्क्ड विद प्रमोशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इन ओवरऑल डोमेन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, फाउंडेड इन 1966। तो इसका NIPCCD का फाउंड किया गया था 1966 में। और इसका मेन टास्क है कि ये वॉलेंट्री एक्शन, रिसर्च, मतलब कि ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ओवरऑल मतलब वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में, मतलब और औरत के अधिकार और स्त्री के अधिकार और बच्चे के डेवलपमेंट में जो भी मतलब हो सकता है, रिसर्च, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंट जो भी हो सकता है, वो सब ये NIPCCD करेगा इंडिया में। Who has been elected as the 78th President of the United Nations General Assembly? तो कौन इलेक्ट किया गया 78th प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का? वो है डेनिस फ्रांसिस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, मतलब 6 ऑर्गन्स में से एक है। यूनाइटेड नेशन का, UN का मतलब 6 ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें से एक UNGA है। और सर्विंग एज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द UN। ये काफी मतलब कि ये सर्व करता है, मतलब इसका काम है, UNGA का काम है पॉलिसी बनाना और UN को रिप्रेजेंट करना। तो ये 1945 में जो है फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, कवच इज एन इंडिजिनियस डैश डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन इंडिया। तो कवच क्या है जो डेवलप हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इंडिया में? तो ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, रेलवे के द्वारा इन इंडिया। कवच continuously monitors train movement and transmits signals ahead to the locomotives। तो कवच जो है हर क्षण मॉनिटर करता है ट्रेन के मूवमेंट और ट्रांसमिट करता है सिग्नल। अगर जैसे कोई उसे खतरा दिखाई देता है तो वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल। तो ये कवच मतलब ट्रेडिशनल वे से काफी अलग है। जैसे ट्रेडिशनल जो होते थे ट्रेन को देखने के लिए, ट्रेन को सिग्नल दूसरों तक पहुंच मतलब दूसरे ट्रेन तक पहुंचाने के लिए, तो वो उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे फॉग वगैरह या जैसे कोहरा छा जाता था तो वो उन्हें समझ में नहीं आता था, दिखता नहीं था। पर कवच इन सब से अलग है, मतलब कवच में आराम मतलब सब कुछ आराम से देखा जा सकता है, क्लियरली समझा जा सकता है कि ट्रेन कहाँ से आ रही है और कब सिग्नल भेजनी है। तो ये सारी चीजें इसमें आसान है। क्वेश्चन नंबर 23, विच रिवर इज द मेकिडाटू प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन? तो जो रिवर, कौन सी रिवर है जिसपे मेकिडाटू प्रोजेक्ट बनेगा? मेकिडाटू तो ये है कावेरी रिवर। और मेकिडाटू प्रोजेक्ट जो है एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंसिंग रिजर्वायर नियर कनकपुरा इन रामानगर district Karnataka. Its primary objectives are to provide drinking water to Bangalore and neighboring areas, totaling 4.75 TMC and generate 400 MW of megawatt of power। तो ये एक डैम है मेकाडाटू जो कि कावेरी रिवर पे बनेगा। इसका मेन पर्पस है कि ये एक रिजर्वायर देगा कनकपुरा को, कर्नाटका में। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये पीने वाला पानी प्रोवाइड करेगा बेंगलुरु को और उसके आसपास के एरिया को। और 400 मेगावाट का ये एनर्जी भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करेगा। Now, question number 24, which schemes launched by PM Modi focuses on the conservation of existing Ramsar sites in India? तो जितने भी रामसर साइट्स हैं उनमें PM मोदी ने कौन सी स्कीम निकाली है फोकस करने के लिए और कंजर्वेशन के लिए, मतलब उसके बचाव के लिए और उसकी देखरेख के लिए? तो वो स्कीम है अमृत धरोहर योजना। भारत में वर्तमान 54 स्थल हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स, मतलब रामसर साइट्स को वेटलैंड्स बोलते हैं, के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO लोकेटेड? तो WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक मौसम विभाग संगठन है जिसे 11 अक्टूबर 1947 को हुई संधि के बाद 23 मार्च 1915 में स्थापित किया गया था।
तो ये मौसम को देखता है, मौसम विज्ञान का के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड रिसेंटली लॉन्च बाय आरबीआई? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड जो कि लॉन्च किया गया है आरबीआई की तरफ से, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अंतर्दृष्टि। उसका नाम है अंतर्दृष्टि। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से हम क्या समझते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन रिफर टू द अवेलेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि क्या अवेलेबिलिटी है और क्या समानता है अपॉर्चुनिटीज का वो एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज आरबीआई देता है या कोई भी बैंक देता है, उसमें मतलब सबको समान, उसी समान रूप से अवेलेबिलिटी, मतलब जैसे किसी को लोन लेना है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल हो और सबके लिए उपयोग, मतलब कि अवेलेबल हो, वहां पे उपस्थित हो। ओके, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि अंतर्दृष्टि जो है वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि सबको लोन या फिर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, कोई आपको उसमें डिपॉजिट वगैरह कराना है, कोई बैंक अकाउंट खोलना है, जो भी है वो सब अंतर्दृष्टि देखेगी कि वो इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी मिल गई है या नहीं, और सबके लिए वो उपलब्ध है या नहीं। वो फाइनेंशियल मतलब सर्विसेज जो भी ये ये आरबीआई लॉन्च करे, मतलब आरबीआई देगा, वो अंतर्दृष्टि चेक करेगी। क्वेश्चन नंबर 27, the destruction of the Nova Kakhovka Dam is a significant blow to Ukraine, affecting the region's stability, energy supply, and agriculture. Where is the Nova Kakhovka Dam located? तो नोवा काकोका डैम जो है मतलब कि बिगड़ उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, किस वजह से? ब्लो टू यूक्रेन, अफेक्टिंग द रीजन स्टेबिलिटी, एनर्जी सप्लाई एंड एग्रीकल्चर। तो यूक्रेन में जो एनर्जी सप्लाई और एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसकी वजह से जो है नोआ खाखोवा डैम बनाया गया था, बट वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो वो नोआ खाखोवा डैम कहाँ लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है निप्रो रिवर में। What does Gagan stand for in the context of performance-based navigation? तो performance-based navigation के अकॉर्डिंग गगन का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो ये जीपीएस के साथ बना हुआ है, जीपीएस इसमें लगा हुआ है, एडेड मतलब कि जीपीएस के साथ बना हुआ जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। यूनियन मिनिस्टर फॉर shipping and waterways, Sarvananda Sonowal has flagged off the Medan International Cruise Vessel MV Express, which ports does the MV Express cruise vessel connect? तो यूनियन मिनिस्टर पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज इन सब के जो हैं सर्वानंद सोनोवाल, उन्होंने अभी हाल ही में जो है इंटरनेशनल क्रूइज वेसल एमवी एक्सप्रेस, क्रूइज वेसल एमवी एक्सप्रेस मतलब वो शिप है जो पानी में चलता है, जहाज वो है। विच पोर्ट्स डज द एमवी एक्सप्रेस क्रूइज वेसल कनेक्ट, मतलब जो ये शिप है, पानी में जहाज है, वो कहाँ, मतलब किस किस जगह को कनेक्ट करता है, किस किस पोर्ट्स को कनेक्ट करता है? तो वो कनेक्ट करता है चेन्नई, त्रिकोमली, हावन हावन टोटा एंड जाफना, इनको कनेक्ट करता है। Recently, Biparjoy cyclone hit Gujarat coast. Which country has given its name? तो हाल ही में एक बिपरजॉय बहुत ही खतरनाक साइक्लोन आया था गुजरात के कोस्ट पे, मतलब गुजरात के किनारे पे, जो गुजरात में सी है, जो कि अरेबियन सी है, वहां पे एक साइक्लोन डेवलप हुआ था जिसका नाम था बिपरजॉय। वो आया था गुजरात में,
कब आया था? थर्सडे जून 8 को आफ्टरनून में। तो ये 850 किलोमीटर वेस्ट ऑफ गोवा से आ रहा था और 900 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई से आया था। तो ये इसका नाम किस कंट्री ने दिया है? इसका नाम बांग्लादेश ने दिया है, बिफोर जो है साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian to receive Suriname's highest civilian award, the Grand Order of the Chain of the Yellow Star? कौन पहला भारतीय है जिसे सूरीनेम की वजह से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है और द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार? ये सबसे बड़ा, मतलब कि ये पूरा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है। तो ये किसको मिला है? ये इंडियन प्रेसिडेंट स्मृति द्रौपदी मुर्मू को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। तो ये अवार्ड किसको दिया जाता है? ये अवार्ड इंडिविजुअल्स को दिया जाता है हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री और हैव परफॉर्म एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। तो उन्होंने अगर कोई कंट्रीब्यूशन दिया है कंट्री में, मतलब अपना कोई सहयोग दिया है कंट्री को, और कोई बहादुरी वाला कार्य किया हो, तो उन्हें ये ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिलता है। तो ये हमारे इंडिया में पहली बार मिला है किसको? इंडियन प्रेसिडेंट को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। Question number 32. Which AIIMS institution in India became the first to receive NABH accreditation? तो कौन सा एम्स का इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जिसने पहली बार NABH एक्रीडिटेशन पाया है? तो NABH मतलब नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये एक्रीडिटेशन जो है सिर्फ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर को मिलता है, मतलब यहाँ पे रेटिंग होती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितना बेहतर है। तो सबसे पहला किसको मिला है? वो है एम्स नागपुर को। Which regulatory body in India is responsible for enforcing foreign exchange management at the same? कौन सी बॉडी इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने में? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो अब देखेगी, मतलब जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं बाहर से, जो भी पैसे आते हैं या कुछ भी आता है, वो सारी चीजों में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगी उसे कौन देखेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम? तो क्या मेन मतलब एम है कुसुम स्कीम का, पीएम कुसुम स्कीम? तो सेटिंग अप ऑफ स्मॉल सोलर प्लांट, पावर प्लांट। तो ये इनका स्कीम का एम है कि वो स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स लगाएं। तो one of the largest initiatives in the world to provide clean energy to more than 3.5 million farmers by solarizing their agriculture pumps and allowing farmers to up 10 GW gigawatt distribution distributed solar project। तो ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव में से एक है वर्ल्ड में, जो कि जिसका एम है कि प्रोवाइड क्लीन एनर्जी, साफ सुथरी एनर्जी प्रोवाइड करे मोर देन 3.5 मिलियन फार्मर्स। इनका मेन एम है कि ये फार्मर्स को एनर्जी प्रोवाइड करे। कैसे? सोलर पावर प्लांट के जरिए। तो सोलर सोलर जो है सोलराइजिंग करेंगे, मतलब कि सोलर पावर प्लांट सेटअप करेंगे एग्रीकल्चर पंप वगैरह चलाने के लिए, ताकि फार्मर्स जो है 10 गीगावाट जो है उसमें से निकाल सके और पंप वगैरह चला पाए, जो भी मतलब फार्मिंग में यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं जो जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है चलाने के लिए। पर विलेज एरिया में बहुत ही कम, मतलब कि जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाती है, और इसलिए ये मतलब स्कीम चलाया गया है ताकि फार्मर्स को भी बेनिफिट हो इलेक्ट्रिसिटी से। 35. What is the name of the new generation ballistic missile successfully flight tested by India? तो क्या नाम है बैलिस्टिक मिसाइल का जो कि न्यू जनरेशन, मतलब अभी जो बना है, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय इंडिया? तो उसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ, मतलब वो कामयाब हो गया है फ्लाइट टेस्ट में इंडिया में। तो उसका नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम को अग्नि फायर भी बोलते हैं। इज अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने इसे बनाया है
ये एक मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, एज अ सक्सेसर फॉर अग्नि फर्स्ट एंड अग्नि सेकेंड मिसाइल। तो जो अग्नि फर्स्ट एंड अग्नि सेकेंड मिसाइल है, उसके बाद ये अग्नि प्राइम मिसाइल बनी है। ओके, जो इसका अभी सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who received the Michael Battiser Award for Biosphere Reserve Management? इन्होंने माइकल बेटिसे अवार्ड पाया है बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट में। तो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि जो हम लोग बचाव करें अपने आसपास के एरिया को, तो उसके लिए किसको अवार्ड मिला है? माइकल बेटिसे अवार्ड। तो उसको उनको मिला है, वो है जगदीश एस बैकल। इन्हें ये अवार्ड मिला है, माइकल मैकिसे अवार्ड। ये एक यूएस $12,000 अवार्ड है, जिसे हर 2 साल में दिया जाता है, जब भी एमएबी काउंसिल होता है। किस इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर माइकल बेटिसे। तो डॉक्टर माइकल बेटिसे के याद में ये अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर माइकल बेटिसे भी एक बहुत पॉपुलर और बहुत ही सक्सेसफुल बायोस्फीयर रिसर्च करते थे, मतलब वो भी एक बायोस्फीयर रिसर्च से जुड़े हुए थे। उन्होंने काफी इसमें जो है डेवलपमेंट किया कि बायोस्फीयर रिसर्व कैसे बनाया जाता है, कैसे करना चाहिए, सब चीज में उन्होंने काफी अचीवमेंट पाया था। तो इसलिए उनके याद में ये डॉक्टर माइकल बेटिसे अवार्ड जो है दिया जाता है, माइकल बेटिसे अवार्ड। Question number 37. According to the Mercer's cost of living survey, which city in India is identified as the most expensive for expatriates? तो कौन से मतलब मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कि लोगों के रहन सहन का जो ये एक सर्वे होता है, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग का नाम है। वो सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में कौन सी सिटी सबसे ज्यादा महंगी है फॉर एक्सपेरियंस? एक्सपेरियंस मतलब जो लोग अपनी कंट्री से बाहर रहने आते हैं, मतलब हु एक्सपेरियंस मींस हु रिसाइड आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, मतलब वो 180 दिन या 120 दिन से ज्यादा रहते हैं अपनी कंट्री के बाहर। तो वो एक्सपेरियंस होते हैं। जैसे वर्कर वगैरह लोग बाहर से आते हैं किसी और देश में, मतलब काम करने, मतलब बाहर जाते हैं या आते हैं। तो उनमें से इंडिया में कौन सबसे महंगी उनके हिसाब से लगी सिटी? तो वो है मुंबई। What is the name of the world's most powerful hypersonic wind tunnel recently completed in China? तो क्या नाम है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल जो कि अभी चाइना में बन के कंप्लीट हुई है? तो इसका नाम है जेएफ 2022। तो ये बिल्ड ओवर 5 ईयर, 5 साल से बन रही थी। द जेएफ 22 टनल हैज अ डायमीटर ऑफ 13 फीट 4 मीटर, मतलब कि इसका डायमीटर है 13 फीट, जो कि मीटर्स में 4 है, एंड कैन जनरेट एयर फॉर स्पीड अप टू 6.2 माइल प्रति 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये 10 किलोमीटर पर सेकेंड का विंड जो है, हवा की तेज गति इतनी हो सकती है, 10 किलोमीटर प्रति क्षण, इतना इसका स्पीड रहेगा इस सॉरी विंड टनल का। ठीक है, तो ये अभी चाइना में बना है और सबसे पावरफुल है, वर्ल्ड में सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत हाइपरसोनिक। तो इसका नाम है JF-22। क्वेश्चन नंबर 39। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैज नोवाक जोविक जोकोविक won after the French Open 2023 victory? कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है नोवाक जोकोविक ने जीते हैं? सॉरी, तो हाँ, Grand Slam titles has Novak Djokovic won after the French Open 2023 victory। तो जो कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं, तो ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ग्रैंड स्लैम टाइटल टेनिस में दिया जाता है जब आप 4 मेजर चैंपियनशिप जीत जाते हो एक ही कैलेंडर, मतलब एक ही साल में। अगर आपने 4 चैंपियनशिप जीती है, 4 चैंपियनशिप जीती है, तो उसके उसमें आपको ग्रैंड स्लैम टाइटल मिलता है। तो जो ये नोवाक जो जोकोविक है, उन्होंने कितना जो है ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है? तो वो है 23।
क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव? तो जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और मालदीव के बीच में, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एक्स एक्रो। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है? मिलिट्री एक्सरसाइज में दो या दो से ज्यादा कंट्रीज ज्वाइंटली काम करती हैं ताकि वो मेजर कर सके एक जो भी आर्म फोर्सेस होते हैं, मतलब जैसे कोई मिसाइल या फिर साथ में कोई हवाई जहाज, मतलब जो भी चीजें हैं उसे टेस्ट करते हैं। कोई मतलब कि बैटल फील्ड में नहीं जाते, कोई लड़ाई वगैरह नहीं करते, बस एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो अभी जो इंडिया और मालदीव के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसका नाम है एक्स एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया हैज emerged as the global leader sorry India has emerged as the global leader in digital payments for the year 2022, surpassing other nations in terms of both value and volume of transactions. Which country secured the second position in digital payments? तो इंडिया अभी ग्लोबल लीडर के रूप में एमर्ज होकर निखर के आ रही है इसमें डिजिटल पेमेंट्स के लिए 2022 ईयर में, और सारे नेशंस को सरपास के लिए, मतलब उन्हें उनसे टॉप पे जा रही है सारे अदर नेशन से, इन टर्म्स ऑफ बोथ वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब जो वैल्यू है ट्रांजेक्शन की, मतलब जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है और जितना ज्यादा हो रहा है उन सब के बिहार मतलब टर्म्स पे जो है डिजिटल पेमेंट्स का यूज मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है और कंट्री के मुकाबले। तो कौन सी कंट्री ने सेकेंड पोजीशन अचीव किया है डिजिटल पेमेंट्स में? तो वो है ब्राजील। मतलब इंडिया के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 42, द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज SIPRI वाज एस्टैब्लिश्ड इन। जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कब बनी थी? तो वो बनी थी 1996 में। SIPRI was founded in 1966 and provides data analysis and recommendations for armed conflict, military expenditure, and arms trade, as well as disarmament and arms control. तो सिपरी जो है 1966 में फाउंड की गई थी, जो कि डेटा प्रोवाइड करती है और एनालिसिस करती है और उन्हें रिकमेंड भी करती है जो भी आर्म्ड मतलब आर्मी से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी खर्च या ट्रेड होते हैं, या जो भी मतलब कि उन्हें गन वगैरह यूज करना है, जो भी आर्म्स चाहिए होते हैं, मतलब जितने भी यूजफुल चीजें वहां पे वेपन्स वगैरह यूज होती है वो सब सिपरी देखता है। Question number 43. Which ministry is responsible for the implementation of the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana? तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट देख रही है। तो प्रधानमंत्री जो PMMVY है वो एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। मतलब इसमें कैश ट्रांसफर होती है, पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से किसको? एक प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब जिनको छोटा बच्चा होता है, एक ही पहला बच्चा, वो और एक प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज और अबव, 19 ईयर मिनिमम एज है और उसके ऊपर अगर फर्स्ट लाइफ बर्थ देती हैं तो उसमें उन्हें कुछ अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से हर मंथ मिलता है। तो ये होता है, ये है PMMVY का स्कीम, मतलब एम। Question number 44. World Blood Donor Day is observed annually on June 14th. The slogan or theme of the World Blood Donor Day 2023 is Give Blood, Give Plasma, Share Life, Share Often. Which country is the host for World Blood Donor Day? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व होता है, कब होता है ये? जून 14 को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। उसका स्लोगन जो है अभी 2023 में जो डोनर डे मनाया गया ब्लड डोनर डे, उसका स्लोगन था गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफ। मतलब ब्लड दो, प्लाज्मा दो, जो है लाइफ को बचाओ या शेयर करो,
ओके, तो ये कौन सी कंट्री होस्ट की है 2023 का वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? तो वो की है अल्जीरिया में। क्वेश्चन नंबर 45, शक्ति शक्तिकांता दास, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, was honored with the esteemed governor of the year award for 2023. Which organization presented the governor of the year award to शक्तिकांता दास? किस गवर्नर ने अवार्ड दिया शक्तिकांता दास को? तो वो सेंट्रल बैंकिंग ने दिया है। ओके, तो इन्हें गवर्नर के मतलब सबसे अच्छा गवर्नर के रूप में चुना गया था, तो इसलिए इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कात्रु प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स? तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव था कात्रु प्रोजेक्ट का, जो आईआईटी मद्रास रिसर्चर ने डेवलप किया बनाया है? तो उसका जो है ऑब्जेक्ट था टू ऑब्टेन अ पैन इंडिया हाइपर लोकल क्वालिटी मैप। तो वो हाइपर लोकल क्वालिटी एयर क्वालिटी मैप जो है बनाना चाह रहे हैं पैन इंडिया। आवर इनका जो हाइपर लोकल एयर अप्रोच है वो अलाउ करता है मेजर करना, मतलब ये एयर पॉल्यूशन को मेजर करेंगे जितना स्ट्रीट पे है। वी सेट डेटा नोड एवरी 30 मीटर्स एट अ हाइपर लोकल स्केल। तो ये पूरी ये इंडिया में फैलाना चाह रहे हैं एक मैप जो कि बताएगा कि कितना पोल्यूशन किस स्ट्रीट पे है, किस सड़क पे है, किस रोड पे है। हर 30 मीटर की दूरी पे ये रहेगा ताकि अच्छे से इन्हें पता चल जाए कि एयर क्वालिटी क्या है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 47, हु इंट्रोड्यूस्ड द वाई ब्रेक या योगा एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल? तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया मतलब दिखाया है या बनाया है? वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, तो योग मतलब एक योगा ब्रेक मिलना चाहिए हर ऑफिस में। तो ये योगा जो है ऑफिस चेयर में नॉर्मली बैठे बैठे हो सकता है। तो इसके मतलब बहुत सारे मतलब जितने भी योगा हैं वो सारी चीजें बताया गया है कि कौन कौन सी योगा ऑफिस चेयर पे किया जा सकता है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो इसमें जो वाई ब्रेक है इसमें कुछ फ्यू लाइट प्रैक्टिसेस दैट कैन बी डन बाय टेकिंग अ फ्यू मिनट्स ब्रेक फ्रॉम वर्क। तो इसमें कुछ योगा है जो कि बहुत ही हल्के फुल्के हैं, काफी सरल हैं उन्हें करने में, जिसको सिर्फ कुछ ही मिनट्स लगेंगे करने के लिए। तो ये जो है मतलब ये सारे योगा उन्हें बताए। क्वेश्चन नंबर 48, रिसेंटली इन न्यूज हु वाज कमला सोहिनी? तो अभी हाल ही में न्यूज में कमला सोहिनी का नाम बहुत ज्यादा रहा है, तो वो कौन है? तो ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने पीएचडी किया है साइंटिफिक डिसिप्लिन में। साइंटिफिक एरा में मतलब साइंटिफिक डिसिप्लिन में उन्होंने पीएचडी कर लिया है। तो ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है पीएचडी करने वाली साइंटिफिक डिसिप्लिन में। कौन? कमला सोहनी, कमला सोहनी। Question number 49. Which state topped the best state category at the National Water Awards 2022? किस स्टेट ने टॉप किया है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में नेशनल वाटर अवार्ड्स में? तो वो है मध्य प्रदेश में। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जो है गंजम मतलब ओडिशा में जो है उन्हें मिला है, और बेस्ट विलेज पंचायत मिला है जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत जो कि तेलंगाना में है। Question number 50. Who will be conferred with Gandhi Peace Prize for 2021? तो किन्हें गांधी पीस प्राइज मिलेगा 2021 का? तो वो है गीता प्रेस, उनको गांधी पीस प्राइज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 51, आज का लास्ट क्वेश्चन। सॉरी, इंडिया लिफ्टेड द Intercontinental Cup as it tamed a young Lebanon side by two second half goals. Which stadium hosted the Intercontinental Cup final between India and Lebanon? तो इंडिया ने अभी इंटर कॉन्टिनेंटल कप उठाया है मतलब जीता है, जो कि यंग लेबनान साइड बाय टू सेकेंड हाफ गोल्स से जीता है। कौन सी स्टेडियम होस्ट कर रही थी इंटर कॉन्टिनेंटल कप?
फाइनल जो हो रहा था इंडिया और लेबनान के बीच में। तो वो कलिंगा स्टेडियम में उन्होंने मतलब होस्ट किया था। कलिंगा स्टेडियम में ये गेम हुआ था, जिसमें लेबनान जो है रनर हुई थी और इंडिया जीत गया था। क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया अनाउंस टू रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक टाइज विथ विच कंट्री। तो सऊदी अरेबिया ने अभी अनाउंस किया है कि फुल डिप्लोमेटिक टाइज वो रिस्टोर करेगी किस कंट्री के साथ। तो वो करेगी, पहले हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो वो करेगी कनाडा के साथ। वैसे सऊदी अरेबिया एंड कनाडा टू रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक टाइज एंड अपॉइंट न्यू एम्बेसडर्स ब्रिंगिंग एन एंड टू अ डिस्प्यूट from 2018. The rift between the two countries began when Canada's embassy in Riyadh published a tweet in Arabic calling for the immediate release of women's rights activists who were detained in Saudi Arabia. तो जो सऊदी अरेबिया एंड कनाडा के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। वो डिस्प्यूट चल रहा था 2018 से। वो भी इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो है न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट नहीं किए थे, जो कि अब अपॉइंट कर लिए हैं। तो इसमें ये था कि दोनों कंट्री जो थी, जब कनाडा एम्बेसी में रिहाद ने पब्लिश किया था एक ट्वीट अरेबिक में ये कह के कि तुरंत ही वहां पे वुमेन राइट एक्टिविस्ट को रिलीज किया जाए, जो सऊदी अरेबिया ने मतलब रखा है, उन्होंने डिटेन करके मतलब उन्हें बंदी बनाकर रखा है, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो रियाद ने ये पब्लिश किया था, जिसके बाद से जो सऊदी अरेबिया एंड कनाडा है वो फुल डिप्लोमेटिक टाइज मतलब कि अब जो है दोनों कंट्रीज ने आपस में डिप्लोमेट जो है एक्सचेंज किया है। मतलब सऊदी अरेबिया का जो डिप्लोमेट होगा वो जाएगा कनाडा में, और जो कनाडा के डिप्लोमेट होंगे वो जाएंगे वर्क करेंगे सऊदी अरेबिया में। तो इन्होंने जो है रिस्टोर किया है टाइज, ताकि जो वुमेन एक्टिविस्ट है उनके राइट को रिलीज किया जाए। Question number two. The Green Tech Safety Award 2023 was awarded to which organization? जो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड है वो किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? तो वो मिला है RINL। तो द ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड was recently conferred to RINL under the safety excellence category। तो सेफ्टी की वजह से RINL को ये अवार्ड हाल ही में मिला है। It was recognized for its role in contributing towards improving workplace safety in the year 2022 to 2023। तो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन अपना योगदान दिया था, वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करे वहां पे सेफ्टी हो, इस चीज को इंश्योर किया था, इस वजह से उन्हें ये अवार्ड मिला है। RINL was applauded for the initiatives like use of a drone technology for inspection of high-rise structures and chimneys, development of software application for tracking the uses of safety harness। तो जो INL थे उन्होंने उन्हें काफी शाबाशी मिली इस वजह से, इसलिए ताकि क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया था। जैसे कि ड्रोन का उन्होंने इस्तेमाल किया था ताकि वो जो बड़े बड़ी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर्स है और चिमनीज के द्वारा इंस्पेक्शन मतलब वहां पे देख रेख कर सके, मतलब उसमें छानबीन कर सके। और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बनाया था जिससे वो ट्रैकिंग कर सकते थे ताकि सेफ्टी अच्छे से हो पाए, ये इंश्योर कर पाए वो। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द व्लादिमीर विच इज बीइंग सस्पेक्टेड फॉर बीइंग अ रशियन स्पाई। तो रशिया का जो जासूस है व्लादिमीर, उस वो कौन है? तो वो है एक वेल मछली। व्लादिमीर is the name given to the beluga whale that is suspected of being a Russian spy। तो बेलुगा की जो वेल है उसे मतलब उस पे शक है कि वो एक रशियन की जो है जासूस है, रशिया कंट्री की। इट वॉज स्पॉटेड रिसेंटली ऑफ द स्वीडिश कोस्ट। तो वो हाल ही में स्पॉट किया गया, मतलब देखा गया स्वीडिश जो स्वीडिश कंट्री है वहां के कोस्ट पे, मतलब समुद्र के किनारों पे देखा गया। इट वॉज अर्लियर स्पॉटेड इन द नॉर्दर्न नॉर्वे। तो पहले वो नॉर्थ में नॉर्वे में देखा गया था अप्रैल 2019 में, वियरिंग अ कैमरा हार्नेस। वो वेल के ऊपर कैमरा लगा हुआ था। यूएस नेवी यूज्ड डॉल्फिन्स एंड सी लायंस एज स्पाइस। तो यूएस की जो नेवी है वो डॉल्फिन और सी लायंस जैसे जो है
मेराइन क्रिएचर्स का यूज करती है जासूसी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, Ian Hacking, who passed away recently, was associated with which profession? Ian Hacking अभी हाल ही में पास्ट हो गए हैं, वो मतलब एक्सपायर हुए हैं। वो किस चीज से एसोसिएटेड थे, मतलब उनका क्या काम था? तो वो एक फिलोसोफर थे। तो कैनेडियन, ये कनाडा के फिलोसोफर हैं। आयन हैकिंग was has passed recently. He is famed for his contributions to the philosophy of science, probability and mathematics. तो इन्हें, इनका जो योगदान था वो था फिलोसफी में, जो कि साइंस, प्रोबेबिलिटी और मैथ से रिलेटेड था। प्रोफेसर हैकिंग wrote several significant works on the philosophy and history of the probability, including The Taming of Chance 1990। तो उन्होंने 1990 में द टेमिंग ऑफ चांस एक बुक निकाली थी, जिसमें उन्होंने फिलोसफी दिखाया था और हिस्ट्री बताया था प्रोबेबिलिटी की। क्वेश्चन नंबर 5, एज ऑफ 2023 इंडिया हैज मैनी ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स। तो कितने लॉजिस्टिक नोड्स हैं, ज्वाइंट जो है मतलब जुड़े हुए लॉजिस्टिक नोड्स हैं इंडिया में? तो वो है 3। The armed forces are planning to set up additional joint logistic nodes across the country to boost integration in their logistical needs and streamline their supply chains। जो एडिशनल ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स है, ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स तब लगते हैं जब उन्हें आर्मी को छोटे मोटे चीजें, मतलब छोटे मोटे आर्म्स बचाने होते हैं, फ्यूल वगैरह, इस सबको सेफ रखना होता है, तो वो लॉजिस्टिकल मतलब कि एक चेन वगैरह बनाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। ओके, तो ज्वाइंट लॉजिस्टिकल नोड्स अक्रॉस द कंट्री टू बूस्ट इंटीग्रेशन इन देयर लॉजिस्टिकल नीड्स एंड स्ट्रीमलाइन देयर सप्लाई चेन्स। तो जैसे कि कोई आर्मी एक जगह है, मतलब कि यहाँ पे है, और फिर उन्हें कुछ चीजें, सामान भेजनी है किसी दूसरे आर्मी ग्रुप को, तो वो ये सारी चीजें ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स बनाते हैं, ताकि चुपके से आराम से मतलब सारा सामान पहुंच जाए, कोई देख ना पाए। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन चेस प्लेयर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन द नॉर्वे चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट? तो कौन से इंडियन चेस प्लेयर हैं जिन्होंने हराया है मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट में? तो ये है डी गुकेश। इन्होंने हराया इंडियन चेस प्लेयर डी गुकेश डिफीट्स मैग्नस कार्लसन इन 97 मूव्स। तो उन्होंने 97 मूव में उन्हें हराया है इन द नॉर्वे चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट। तो ये चेस टूर्नामेंट होता है नॉर्वे में। और गुकेश वाज मेंशन्ड बाय कार्लसन लास्ट ईयर एज द वन टू वॉच आउट फॉर। तो गुकेश जो है, कार्लसन ने उन्हें मतलब कार्लसन ने गुकेश को कहा जा सकता है चैलेंज किया था। Uzbekistan's Nodirbek Abdusattorov 6 points won the title by beating Gukesh 2.5। तो इन्होंने उज्बेकिस्तान के जो नोदीर बेक हैं, उन्होंने 6 पॉइंट से एक टाइटल जीत लिया था गुकेश को हराकर इन द फाइनल राउंड, वाइल मैग्नस कार्लसन 4.5 फिनिश्ड 7th। तो उन्होंने 7th पॉइंट में फिनिश किया था। Question number 7. What was the goods and services tax (GST) revenue collected in the month of May 2023? तो क्या है जीएसटी जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था मई मंथ में? तो वो है 1.57 लाख करोड़। तो आंसर नंबर डी आपका करेक्ट है। द गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मई 2023। मई में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, मतलब टैक्स वगैरह जो कलेक्ट हुआ था, वो 12% बढ़ गया है ऑन एनुअल बेसिस। तो साल भर के मतलब साल भर में जो है 12% इसमें बढ़ोतरी हुई है मई में टू 1.57 लाख करोड़। तो वो हो गया है 1.57 लाख करोड़। द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्टेड द जीएसटी कलेक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एट रुपीज 1.87 लाख करोड़, द हाईएस्ट एवर। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था अप्रैल मंथ में, जो कि था 1.87, द सबसे ज्यादा। मंथली जीएसटी रेवेन्यूज मोर देन रुपीज 1.4 लाख करोड़ फॉर 14 months in a row, with rupees 1.5 lakh crore crossed for the 5th time since inspection of GST। तो जब से जीएसटी लागू हुई है,
तब से जो है मंथली 1.4 लाख जो है कलेक्ट होता था 14 मंथ से। एक मतलब 14 मंथ से कंटिन्यूअसली 1.4 लाख ही कलेक्ट हो पाता था। अब जो कि फिर ये पांचवी बार है जो 1.5 लाख क्रॉस कर गई है कलेक्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ tariff levied on imported goods to offset subsidies given to the producers of the goods in exporting country। तो क्या नाम है उस टैरिफ जो कि बिछाया गया इम्पोर्ट मतलब कि सॉरी दिया गया इम्पोर्टेड गुड्स टू ऑफसेट सब्सिडीज मतलब सब्सिडीज हटाने के लिए गिवन टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो जो बाहरी देश हैं उनके प्रोड्यूसर्स को कौन सा मतलब टैरिफ कौन सा टैरिफ दिया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स पे। तो वो है काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। The countervailing duty is commonly imposed to safeguard domestic companies that are unable to compete with low-cost imports benefiting from subsidies provided by the exporting company। तो import country को एक subsidies provide करती है ताकि वो लो जो जिनके पास जो है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है तो उन्हें लो कॉस्ट में इंपोर्ट्स करने में बेनिफिट हो मतलब वो कम पैसों में इंपोर्ट करा पाए। तो ये बेनिफिट एक्सपोर्ट कंट्री देती है। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्पोज दिस ड्यूटी ऑन स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट्स टू प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ चीप इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। तो बहुत ज्यादा स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट हो रहा है तो सस्ते में, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक ड्यूटी लगाने का प्लान कर रही है ताकि मतलब उस पे थोड़े पैसे दिए जाएं ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़े पैसे मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 9, which city is the headquarters of pharmaceutical inspection convention and pharmaceutical inspection cooperation scheme। कौन से सिटी में हेडक्वार्टर्स है पीआईसी और पीआईसीएस का। तो ये है जिनेवा में। India is planning to join the Pharmaceutical Inspection Convention and the Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme। तो इसको इंडिया ज्वाइन करने का प्लान कर रही है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये जिनेवा और स्विट्जरलैंड जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में जो जिनेवा है। इट इज एन ग्लोबल regime that promotes cooperation between countries and regulatory authorities in good manufacturing practices GMP। तो in order to improve the quality of their medical products। तो जो इनकी प्रोडक्ट मेडिकल प्रोडक्ट है वो काफी अच्छी है। तो सारे मतलब कि एक पूरे वर्ल्ड में जो है इनका कंट्रीज के बीच में जो है कोऑपरेट होता है और रेगुलेट करते हैं अथॉरिटीज ताकि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो पाए ताकि जो मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब जो मेडिसिन वगैरह हैं ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो मैन्युफैक्चरिंग के बाद। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज सोच रही है कि इन्हें ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूइज वेसल was flagged off recently to which country। तो अभी इंडिया की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूइज वेसल मतलब कि जो शिप है वो कहाँ पे जो है किस कंट्री के लिए निकली है। तो वो निकली है श्रीलंका के लिए। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूइज वेसल वाज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका। तो ये चेन्नई से श्रीलंका की तरफ जा रही है हाल ही में। और दिस मार्क्स टू द स्टार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रूइज टूरिज्म टर्मिनल एट चेन्नई। तो इससे इंटरनेशनल टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा चेन्नई की तरफ। मतलब चेन्नई में लोग आएंगे इंटरनेशनल टूर पे द टूर करने के लिए। द एमवी एक्सप्रेस क्रूइज, तो उसका नाम है एमवी एक्सप्रेस क्रूइज वाज हैज अ कैपेसिटी टू अकोमोडेट 3000 पैसेंजर्स। तो इसमें जो है 3000 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। और मतलब कि ये जो क्रूइज है इसमें सब कुछ रहेगा जो कि एक बिल्डिंग में होता है जैसे कि फूड स्विमिंग पूल सब कुछ रहेगा। तो ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूइज वेसल है। तो इट विल कनेक्ट 3 पोर्ट्स। तो ये 3 पोर्ट्स को कनेक्ट करेगी जो कि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमाले, हेम्बोनटोटा एंड जफना इन श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है
नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, तो मेंटरिंग करने का नेशनल मिशन किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है आपका ऑप्शन बी, एनसीटीई। The National Mission for Mentoring (NMM) is an initiative aimed at creating a pool of outstanding professionals willing to provide mentoring for school teachers and promote their professional development. National Council for Teacher Education (NCTE) launched NMM in pilot mode in selected 30 central schools across the country. As part of this initiative, the NCTE organized capacity building workshop for 60 mentors. तो इसमें जो है इनका एम है कि ये बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स को जो है हायर करेंगे, ताकि ये स्कूल के टीचर्स को मेंटर कर सके और उनके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ला पाए, ताकि वो टीचिंग अच्छे से कर पाए। तो ये एनसीटीई का फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इन्होंने लॉन्च किया है एनएमएम को पायलट मोड पे, जहाँ पे 30 सेंट्रल स्कूल्स जो है कंट्री में सेलेक्ट होंगे। और इस इनिशिएटिव का पार्ट जो है द एनसीटीई ऑर्गेनाइज्ड, इन्होंने एक बिल्डिंग का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है जिसमें 60 मेंटर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, which country has approved the debt ceiling deal to raise the government's borrowing limit? किस कंट्री ने अप्रूव किया है डेट सीलिंग डील, जिससे कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग लिमिट है वो बढ़ जाए, मतलब गवर्नमेंट जहां से उधार लेते हैं या फिर लोन लेते हैं उसकी लिमिट बढ़ जाए। तो ये किस कंट्री ने अप्रूव किया है? वो किया है यूएस ने। द यूएस कांग्रेस हैज अप्रूव द डेट सीलिंग डील टू रेज गवर्नमेंट्स बोरोइंग लिमिट एंड थ्वार्टिंग अ पोटेंशियल कैटास्ट्रोफिक default on US debt repayments. It will allow the federal governments to borrow money until after the next presidential election in November 2024. The agreement keeps non-defense spending flat next year with a 1% rise in 2025. तो जो यूएस कांग्रेस ने अप्रूव किया है डेट सीलिंग डील, जिससे कि गवर्नमेंट का जो बोरोइंग लिमिट है वो थोड़ा बढ़ जाए, और जो यूएस डेट रिपेमेंट्स है, ये जो पोटेंशियल है, मतलब कि वो डेट रिपे कर पाए, ये इसको भी थोड़ा सा जो है बढ़ाया गया है। और इससे सारे फेडरल गवर्नमेंट, मतलब जितने भी गवर्नमेंट हैं, वो बोरो कर पाएंगे पैसे अंटिल आफ्टर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन नवंबर 2024। तो उनके में जो 2024 में इलेक्शन होंगे नवंबर में, वो तब तक मनी बोरो कर सकते हैं। The government keeps non-defense spending flat next year with 1% rise. तो एग्रीमेंट जो है नॉन डिफेंस स्पेंडिंग फ्लैट नेक्स्ट ईयर विथ 1% राइज इन 2025, तो 1% उसमें बढ़ोतरी होगी गवर्नमेंट जो सॉरी एग्रीमेंट में जो नॉन डिफेंस स्पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 13, कैफी नेशनल पार्क KNP which was seen in the news is located in which country? तो KNP जो न्यूज में देखी गई है, सुनी गई है हाल में, वो किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये KNP है जाम्बिया में लोकेटेड। जाम्बियाज कैफी नेशनल पार्क इज द थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन अफ्रीका। अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। न्यू रिपोर्ट्स रिवील दैट लायन एंड लेपर्ड पॉपुलेशन इन दिस रीजन आर रिबाउंडिंग आफ्टर 50 इयर्स ऑफ पोचिंग। 50 साल से यहाँ पे जानवरों का जो है शिकार किया जाता था, और उनके जो है जितने भी मतलब कि उनके स्किन, टीथ, ये सब की जो मार्केटिंग होती थी उसे कहते हैं मतलब पोजिंग। तो ये सब 50 सालों से हो रहा था, तो अब जाके वहां पे लायन और लेपर्ड की पॉपुलेशन में थोड़ा सा सुधार आया है। साइंटिस्ट फाउंड लेपर्ड डेंसिटीज इन सदर्न KNP इंक्रीज 3-fold from about 1.5 leopards in 2019 to approximately 4.4 leopards per 100 square kilometers in 2022। तो इन्होंने इतना चेंज पाया 1.5 से 4.4 तक। उसके बाद दिस वाज ड्यू टू रिगोरस काउंटर पोचिंग ऑपरेशंस फॉर 4 इयर्स। तो इसमें जो है ये सब इस वजह से हो पाया, ताकि क्योंकि इनके जो ऑपरेशंस हैं वो 4 साल से काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे थे, ताकि कोई भी पोचिंग ना हो पाए। Question number 14, which country approved a law to tackle loneliness and social isolation? तो किस कंट्री ने अप्रूव किया है
एक लॉ बनाया जाए लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन पे। तो वो है जापान में। तो उन्होंने मतलब कि जो लोग सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं, उस पे कुछ लॉ बनाया है। तो जापानीज पार्लियामेंट डाइट अपर चैम्बर रिसेंटली अप्रूव a legislation to tackle loneliness and social isolation। तो उनमें एक बॉडी बनी है, मतलब लेजिस्लेशन बना है जो टैकल मतलब देखेगी लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन को। इट विल कम टू इफेक्ट ऑन अप्रैल 1 नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर से अप्रैल 1 से ये इफेक्ट में आ जाएगी। इन अ सर्वे कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट इन 2022 फॉर पीपल एज 16 और ओवर नेशन वाइड 40.3% ऑफ ऑल रेस्पोंडेंट्स said that they had felt lonely। तो एक सर्वे हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों से पूछा था। तो उनमें 40% लोगों का ये रिस्पॉन्ड था कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। Which state announces free electricity up to 100 units for all household? किस स्टेट ने इंडिया में अनाउंस किया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मुफ्त में बिजली 100 यूनिट्स तक सारे घरों में? तो वो है राजस्थान। उन्होंने अनाउंस किया है, उस स्टेट ने अनाउंस किया है कि मुफ्त में बिजली मिलेगी 100 यूनिट तक। तो राजस्थान चीफ मिनिस्टर जो सीएम है राजस्थान के, अशोक गहलोत, declared that families will get free electricity for up to 100 units while a fixed rate for the next 100 units will be provided। तो फिक्स्ड रेट जो है, पहले 100 यूनिट आपको फ्री मिलेगा, मतलब फैमिलीज को फ्री मिलेगा। उसके बाद जो 100 यूनिट होगी, वो उनमें एक फिक्स्ड रेट का जो है फिक्स्ड रेट प्रोवाइड की जाएगी। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ 1 यूनिट 7 रुपीज का या 4 रुपीज का क्या होगा, तो वैसे ही अब इनके यहाँ फिक्स्ड रेट जो है 100 यूनिट पे प्रोवाइड की जाएगी। The scheme, which will cover all sections for the of the people, will come into effect from June 1st। Last year, the prices of cooking gas were slashed by more than half to provide 12 cylinders a year at rupees 500। तो इस स्कीम में सारे सेक्शन के लोग आ जाएंगे, जो कि ये स्कीम स्टार्ट होगा June 1 को। पिछले साल जो कुकिंग गैस की प्राइसेस थी, वो वो घट गया था आधे से ज्यादा, जिसमें 12 सिलेंडर्स जो है एक साल में 500 का मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज आइडेंटिफाइड टू बी द मेन कॉज फॉर द ट्रेजिक ट्रेन एक्सीडेंट इन ओडिशा बैलेश्वर। तो ओडिशा में जो अभी 3 ट्रेन कोलैप्स किया था, मतलब 3 ट्रेन एक साथ एक्सीडेंट हो गया था और ट्रैक से वो लोग नीचे हो गए थे। तो उसको उसका मेन रीजन क्या बताया गया है? तो उसका मेन रीजन था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है? एक सिस्टम है जिसमें सिग्नलिंग डिवाइस डिजाइन टू प्रिवेंट conflicting movement between trains by coordinating the arrangement of tracks। The change in interlocking is the main cause for tragic train accident in Odisha's Balasore। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इसमें एक डिवाइस होती है जो सिग्नल देती है कि ट्रेन कहाँ से मूव कर रही है, और वो कोऑर्डिनेट करती है कि कौन से ट्रैक पे कौन सी ट्रेन कब जाएगी। तो इसमें जो है थोड़ा बदलाव आ गया था, जिसकी वजह से ये 3 ट्रेन जो है एक्सीडेंट हो गई थी, इन 3 ट्रेन की। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री होस्ट द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स? तो कौन सी कंट्री स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स होस्ट करेगी? तो वो है जर्मनी। द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स विल बी हेल्ड इन जर्मनी, जो जर्मनी में हेल्ड होगी फ्रॉम June 17 to 25। इंडिया विल सेंड अ 255 मेंबर कॉन्टिजेंट टू दिस इवेंट। इस इवेंट में इंडिया की तरफ से 255 मेंबर्स जाएंगे। द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंक्लूसिव स्पोर्टिंग इवेंट फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो ये सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होगा उन लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, जिनको मतलब कि जो अपाहिज है इंटेलेक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 18, इको वीजा कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी? तो इको वीजा कैंपेन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो वो लॉन्च हुआ है अपना आंध्र प्रदेश स्टेट में।
इको वीजा कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इन्होंने लॉन्च किया है, ग्रेटर विशाखापट्टनम एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है आंध्र प्रदेश में, टू प्रमोट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन कॉम्बैटिंग एयर एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इससे जो है पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी ताकि एयर और प्लास्टिक पोल्यूशन थोड़ा कम हो सके। इट विल फोकस ऑन 5 कंपोनेंट्स: इको क्लीनिंग, ग्रीनरी, वाटर कंजर्वेशन, प्लास्टिक बैन एंड पॉल्यूशन रिडक्शन। तो ये इन पांचों पे ध्यान देंगे, जो कि है क्लीनिंग और हरा भरा, मतलब कि ये लोग प्लांटिंग करेंगे और पानी का बचाव करेंगे, उसे स्वच्छ रखेंगे, और प्लास्टिक को बैन करेंगे। जो पॉलिथीन आती है जो डिग्रेड नहीं होती सॉइल में, उसे बैन करेंगे, एंड पॉल्यूशन को कम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज बीन कॉन्फर्ड विथ विच यूआईटीपी अवार्ड? कौन से स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यूआईटीपी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो वो है केरला। तो यूआईटीपी अवार्ड जो कि है यूनियन इंटरनेशनल डिस ट्रांसपोर्ट पब्लिक, तो ट्रांसपोर्ट पब्लिक कंपनी है। अवार्ड वाज conferred recently to the Kerala State Road Transport Corporation। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कंपनीज है उन्हें ये अवार्ड मिलता है यूआईटीपी, तो वो केरला में मिल रहा है। यूआईटीपी is the International Association of Public Transport and Sustainable Urban Mobility। तो अर्बन मोबिलिटी मतलब जो शहरी लोग मूव करते हैं, मतलब कि एमिग्रेट करते हैं, जो विलेज से शहर में आते हैं, शहर से कहीं और जाते हैं, तो उनके लिए जो है ये यूआईटीपी होता है, उनको आसान बनाने के लिए। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1885। तो ये 1885 में एस्टेब्लिश मतलब बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज सी आइस? तो सी आइस क्या है? तो सी आइस फ्रोजन सी वाटर है, मतलब जो है जो समुद्र का पानी फ्रोज हो जाता है, ठंड की वजह से बर्फ बन जाता है, उसे ही सी आइस बोलते हैं। सी आइस इज अ फ्रोजन सी वाटर विच फ्लोट्स ऑन द ओशन सरफेस। तो समुद्र में जो सी वाटर का मतलब कि जो बड़े बड़े आइस फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, वो होता है। इट अंडरगोज अ मेल्टिंग प्रोसेस ड्यूरिंग समर। तो समर मतलब कि गर्मी सीजन में ही वो मेल्ट होता है, मतलब पिघलता है, एंड देन रीफ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और फिर से वो विंटर सीजन में मतलब ठंड के मौसम में वो फिर से फ्रीज हो जाता है, मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इट फॉर्म्स इन बोथ द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक, मतलब ये दोनों अंटार्कटिक ओशन और आर्टिक ओशन, सॉरी, एंड अंटार्कटिक ओशन दोनों में ये होता है, बनता है। इन विच इन ईच हेमिस्फीयर विंटर। तो सारे मतलब कि जितने भी इंटर यहाँ पे विंटर जब भी पड़ता है तब भी ये जो है आइस बनता है। अ न्यू स्टडी रिवील्ड दैट आर्कटिक में बिकम सी आइस फ्री इन द समर्स बाय 2030। तो एक स्टडी में बताया गया है कि आर्कटिक जो है 2030 के बाद से आइस फ्री हो जाएगा समर में, मतलब वहां कोई आइस नहीं बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द सब्सिडियरी बॉडीज 58 SB 58 कॉन्फ्रेंस? तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी सब्सिडियरी बॉडीज 58? तो वो होस्ट करेगी जर्मनी। द सब्सिडियरी बॉडीज 58 SB 58 कॉन्फ्रेंस इन बॉन जर्मनी। तो ये कॉन्फ्रेंस होगा बॉन, जो कि जर्मनी में है। हिट अ डेडलॉक ड्यूरिंग इट्स सेकेंड प्लीनरी मीटिंग रिगार्डिंग द एडॉप्शन ऑफ दिस एजेंडा, resulting in no formal agenda being approved. This is the 58th session of the UNFCCC subsidiary body for implementation and subsidiary body for scientific and technological advice. तो ये 58th सेशन है UNFCCC का फॉर सब्सिडियरी बॉडीज, मतलब SBI और सब्सिडियरी बॉडी फॉर SBSTA साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवाइस के लिए। Question number 22. At what level the RBI's Monetary Policy Committee fixed the repo rate in its June 2023 bi-monthly meeting? तो कौन से लेवल पे जो है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिक्स करेगी रेपो रेट, मतलब क्या रेपो रेट रहेगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तरफ से जून 2023 में? तो वो होगा 6.5% जो रेपो रेट होने वाला है।
जून में, वो है 6.5। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो इनका एक कमिटी है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि मनी को की फ्लो एंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो को देखता है। इन इट्स मीटिंग इन जून 2023 हैज केप्ट द रेपो रेट, तो has kept the repo rate unchanged at 6.5% for the second consecutive monetary policy। तो वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, 6.5% ही है दूसरी बार भी। This decision to keep the repo rate unchanged was taken unanimously by the sixth monetary policy committee members since inflation continues to remain above 4% target। तो जो इन्फ्लेशन है मतलब वो कि इकोनॉमी में जो पैसे कैश ज्यादा है तो इसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने रेपो रेट 6.5 ही रखा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परमिट बैंक्स टू इश्यू विच टाइप ऑफ कार्ड्स अब्रॉड। तो आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है बैंक को इश्यू करने के लिए कौन से कार्ड एब्रॉड मतलब कि बाहर के लिए, तो वो है रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। मतलब कि अगर जैसे कि फॉरेन में कोई रहता है तो वहां अगर कार्ड कोई इंडिया का चलाना चाहे तो वो कौन से कार्ड की परमिशन आरबीआई ने दी है, तो वो दी है रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परमिट बैंक्स टू इशू रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड टू कस्टमर्स एंड टू इशू सच कार्ड्स अब्रॉड। तो ये सारे कार्ड कस्टमर को देगी ताकि वो जो है मतलब, और ये कार्ड वो अब्रॉड भी इशू कर सकते हैं। दिस मूव इज एम्ड एट ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ रुपे कार्ड। तो इससे जो है रुपे कार्ड जो बैंक में यूज होते हैं इसका जो है यूज बड़े स्कोप पे हो, बड़े लेवल पे हो पाए, इस वजह से इसका जो है फॉरेन के लिए भी इसका यूज उन्होंने खोल दिया है, यूज मतलब करने के लिए डिसीजन और परमिशन दे दिया है। एंड टू इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल यूसेज, दिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड द पेमेंट ऑप्शंस फॉर इंडियन ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो इससे जो है जो इंडियन बाहर जाते हैं वो खर्च के लिए ये प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड ले सकते हैं रुपए का, तो इससे इंटरनेशनली ये यूज होगा इंडिया का कार्ड। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023, तो वो जर्मनी करेगी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स विल टेक प्लेस इन बर्लिन जर्मनी, तो बर्लिन में होगी जून 17 से लेकर जून 25 2023 में। The Indian contingent, comprising 198 athletes and unified partners and 57 coaches, reached Germany to participate in the event। तो 198 जो है एथलीट्स होंगे वहां पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो यूनिफाइड पार्टनर्स होंगे और 57 कोच होंगे जो जर्मनी पहुंच गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। The Union Ministry of Youth and Sport Affairs has sanctioned an amount of rupees 7.7 crores towards the participation of the Indian contingent at Special Olympics, which is the highest amount sanctioned for the event to date। तो ये सबसे बड़ा अमाउंट है 7.7 करोड़। हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स है उन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए इसमें इतना जो है खर्च किया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 25, हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर इन टेस्ट क्रिकेट एज ऑफ 2023। तो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है टेस्ट क्रिकेट में कौन है, तो वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर में सबसे अच्छे रहे हैं बिशन सिंह बेदी। उन्होंने बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड तोड़ा है रविंद्र जडेजा ने। ऑन द थर्ड डे ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जडेजा took 267 wickets in 65 test matches with an economy rate of 2.44 and an average of 24.25। Bedi held this record for longest time with 266 wickets in 67 matches। तो जडेजा ने 65 टेस्ट मैचेस में जो है 267 विकेट्स लिए हैं, वहीं बेदी जो थे वो 266 विकेट्स लिए थे 67 मैचेस में। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।